कक्षा 9वीं स्टैंडर्ड 9th बच्चों इतिहास और राज्यशास्त्र कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों स्टैंडर्ड 9th में आज हम देखने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री। और बच्चों आज का पाठ है शिक्षा की विकास यात्रा पार्ट 1। इस बच्चों शिक्षा की विकास यात्रा पार्ट 1 यानी एजुकेशन पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। बच्चों इस पाठ में हम भारतीय शिक्षा के प्रमुख चरणों और योजनाओं की संक्षेप में समीक्षा करने वाले हैं। इस बच्चों हम समझने वाले हैं इस पाठ में प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा का जो विचार किया गया है, उसके साथ ही भारत के कुछ प्रतिनिधिक क्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों की भी जो समीक्षा की गई है इस बच्चों, तो उसे भी हम देखने वाले हैं। इसके आधार पर हम संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं, तो हम देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर भारत की शिक्षा की समस्या कितनी जटिल और गंभीर है बच्चों, इसका अनुभव हम स्वतंत्र भारत के वर्ष 1951 की जो जनगणना है उसके आधार पर समझ सकते हैं। तो बच्चों 1951 में जो पहली जनगणना हुई थी बच्चों, उस समय साक्षरता का जो रेट था, लिटरेसी रेट था, वो केवल 17% था। ये सब अनुमान लगाइए बच्चों, केवल 17%। यानी जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय बच्चों जो हमारी साक्षरता दर थी वो केवल 17% थी। यानी 1951 की बात कर रहे हैं जब प्रथम जनगणना में साक्षरता का जो परिमाण आया था वो केवल 17%, यानी 100 में से केवल 17% लोग, सोचिए बच्चों साक्षरता का प्रतिशत केवल 17 था। बच्चों धीरे धीरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें 1971 की जनगणना की तो 1971 तक हमारे देश में जो साक्षरता का रेशियो था वो 34 था, और 1981 में देखिए बढ़कर 43% हो गया। 1991 में बढ़कर 52% हुआ। यानी बच्चों 1947 से 1991 तक जिस बच्चों तब जाकर के हमारे देश की जो साक्षरता दर थी वो 50% के पार हुई। इसके बाद देखिए 2001 में 64% और 2011 में 74%। तो इस तरह से हमारे देश में जो लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, उसमें धीरे धीरे जो है बढ़ोतरी होती गई। और स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 74% देख रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, और जैसा कि आप जानते हो बच्चों जो अगली जनगणना है 2021 में होने वाली है। तो चलिए बच्चों हम बात करेंगे, सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे, राइट, यानी प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन की बात करें बच्चों, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। यस बच्चों, तो प्राइमरी एजुकेशन जो कि कंपलसरी, तो बच्चों जो अगर बात करते हैं यस अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को यस शिक्षा पाने का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन तय किया गया है। ये बच्चों, तो ऐसे में जो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा जो प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों हम इसी क्रम में अगर देखें तो 1988 में 1988 में केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसे खड़िया श्यामपट नाम से योजना शुरू की थी। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, जिसे खड़िया श्यामपट नाम से जाना जाता है। ये तो इस तरह से प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने तथा शैक्षिक स्तर में सुधार करने के लिए इस तरह की योजना बनाई गई थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों तो विद्यालयों के स्तर में सुधार लाना, शिक्षा की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये तो इस तरह से जो आवश्यकताएं रखी गई थी कि जो न्यूनतम
2 सुव्यवस्थित कमरे होने चाहिए, स्वच्छता गृह, 2 शिक्षकों में से 1 महिला अध्यापिका, श्यामपट्ट मानचित्र प्रयोगशाला, छोटा सा पुस्तकालय, मैदान, खेल की सामग्री के लिए सरकार ने विद्यालयों को राशि उपलब्ध करा दी। तो जो इस तरह से जो प्रयास किया गया कि 1994 में इस योजना को विस्तार देते हुए 100 से अधिक विद्यार्थी संख्या वाले विद्यालयों में 1 कमरा और 1 अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। इस तरीके से बच्चों देखिए, जो समय समय पर हम प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि 1994 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP, राइट। तो इस तरह से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP की शुरुआत की गई 1994। जिस बच्चों, तो इस तरह से इस उपक्रम में, यह उपक्रम महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में शुरू हुआ। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति, विद्यार्थियों के होने वाले जो रिसाव की बात करें, गलती की बात करें, अर्थात जो विद्यार्थी बीच में पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, जिस ड्रॉप आउट की समस्या जो है, ये किस तरह से उसे कम किया जाए, उसे रोका जाए। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, इसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग विद्यार्थी हैं, ये उनकी किस तरह से शिक्षा पूरी हो। तो दिव्यांग के लिए शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर अनुसंधान और मूल्यांकन, वैकल्पिक शिक्षा, इस तरह की तमाम उपक्रम इस तरह के चलाए गए। तो बच्चों, इस क्रम में हम माध्यमिक शिक्षा की यानी सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम आपको ध्यान दे दें कि विद्यार्थियों को उचित भरण पोषण के लिए जो 1995 यानी 1995 में मिड डे मील की योजना शुरू की गई थी। 1995 में मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील कहा जाता है। तो आइए बच्चों, हम सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा की बात करें, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन लाने का निश्चय किया, राइट। तो उनकी जो सोच थी, किस तरह से जो बदलाव है वो बदलाव लाना जरूरी है, और इसके लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, राइट। तो ध्यान रखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय आयोग की। तो इस तरह से बच्चों आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग के अगर कार्यों की हम बात करें जिस बच्चों, तो उसके पहले अगर हम आपको बताएं कि जो एक स्वतंत्र आयोग शिक्षा के संदर्भ में, माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में एक स्वतंत्र आयोग गठित किए जाने की सिफारिश की गई। उसके अनुसार 1952-53 में मुदलियार आयोग का गठन किया था, जिसमें बच्चों जो शिक्षा का पैटर्न निर्धारित किया गया था, जिस 11वीं में तक यानी 11 प्लस स्नातक के 4 वर्ष अथवा 11+1+3, जिस बच्चों इस तरह था। तो आइए हम द वर्क ऑफ द कमीशन की बात करें बच्चों। जो आयोग बनाया गया था, आयोग की क्या सिफारिशें थी। तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, अध्यापन पद्धतियां आदि का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। इस बच्चे इसमें इस आयोग ने उच्च माध्यमिक कक्षाओं की संकल्पना रखी थी, परंतु उस संकल्पना को संपूर्ण देश में कार्यान्वित करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, काफ़ी कठिन हो गया था। तो बच्चों आगे चल करके जो स्थिति बनी, जिस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे में है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पुणे विभागीय मंडल शिवाजी नगर पुणे, जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर ऊपर की ओर कहें तो ये उसका लोगो देख पा रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि जो हम समस्याओं की बात कर रहे थे, तो आइए इस क्रम में हम जब आयोग की बात कर रहे हैं तो देखेंगे उसे। उसके पहले हम देखें महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मित व अभ्यास क्रम संशोधन मंडल, जो बाल भारती पुणे की बात कर रहे थे, वो स्क्रीन पर देखिए। यस, तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे कोठारी कमीशन। तो बच्चों द कोठारी कमीशन बहुत चर्चित है स्टूडेंट्स। 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया था। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं डॉक्टर DS कोठारी, राइट स्टूडेंट्स। ये कमीशन का गठन हुआ था 1964 में। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं
डॉक्टर DS कोठारी। तो बच्चों, इस आयोग के कामकाज में जेपी नाइक का उल्लेखनीय योगदान रहा। राइट स्टूडेंट्स, जेपी नाइक की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनका उल्लेखनीय योगदान रहा। जेपी नाइक का जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस बच्चों इस आयोग ने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालयीन स्तर पर 10+2+3 ये जो पैटर्न था इसकी सिफारिश की थी। और बच्चों यह व्यवस्था वर्ष 1972 से कार्यान्वित हुई। तो इस तरह से कोठारी आयोग ने शिक्षा की एक ही राष्ट्रीय प्रणाली हो, शिक्षा में मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का समावेश हो, शिक्षा को समाज के निचले स्तर तक लाने के लिए निरंतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, मुक्त विद्यालय जैसे उपक्रम सुझाए गए। इसके अलावा बच्चों, जो अनुसूचित जनजातियों, जातियों के जैसे उपेक्षित वर्ग हैं उनको प्राथमिकता देने की बात कही गई। तो बच्चों, महाराष्ट्र राज्य ने वर्ष 1972 में 10+2+3 इस तरह की शैक्षणिक व्यवस्था को स्वीकार किया। 1975 में 10वीं कक्षा की प्रथम सालांत परीक्षा ली गई। तो बच्चों, इस क्रम में अगर कोठारी द्वारा जो सुझाया गया, कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गए शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो आइए शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं। राइट, तो शिक्षा का उद्देश्य कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का आधुनिकीकरण होना जरूरी है। यानी जो हमारी शिक्षा है ये उसका आधुनिकीकरण जरूरी है, तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकात्मता का जो अगर प्रवाह कहें तो ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि सामाजिक लोगों के अंदर सामाजिक चेतना पैदा कर सके और राष्ट्रीय एकात्मता का जो बोध है ये सब में पैदा हो सके। तो हमारी शिक्षा के उद्देश्यों में से एक ये भी, इसके अलावा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन होना चाहिए। तो इस तरह की हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो कोठारी आयोग द्वारा जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उन्हीं उद्देश्यों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे निर्देश ये भी दिया गया कि जो शिक्षा के उद्देश्य में शामिल किया गया, शिक्षा और उसकी उत्पादकता। यानी बच्चों, ये विद्या अर्जन के बाद बच्चों अगर हम उनके प्रोडक्टिविटी की बात करें, उत्पादकता की बात करें, उनके ये भरण पोषण की बात करें तो इसमें भी शामिल है ये सारी चीज़ें। इसके अलावा लोकतंत्र का संरक्षण और संवर्धन, यानी विद्या अर्जन करने के बाद, यानी जो नागरिक तैयार होकर निकलते हैं स्कूल से, कॉलेज से, राइट, तो अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने और लोकतंत्र का संरक्षण करने, संवर्धन करने का जो हमारे अगर देश की बात करें, राइट, देश के बहुमुखी विकास को जो पूरा करता है, तो ऐसे में शिक्षा के उद्देश्य में शामिल किया गया कि जब विद्यार्थी अगर स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो किस तरह से उनमें इस अपने देश के लोकतंत्र के संरक्षण के और संवर्धन के प्रति जो भाव हो वो पूरी तरह से भरे हुए हों। तो इस तरह से बच्चों हम बात कर रहे हैं कोठारी कमीशन की, उस समय जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। राइट, तो हम आइए अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की बात करेंगे, उच्च शिक्षा की बात करते हैं। तो हायर एजुकेशन की अगर बात करें बच्चों, स्वतंत्रता के बाद की कालावधि की बात करें, एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, यानी स्वतंत्रता के बाद की कालावधि की बात करें, राइट, तो बच्चों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। राइट, परीक्षा में पूछा जा सकता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया और किसके अध्यक्षता में किया गया। राइट, तो आपको ध्यान रखना है स्क्रीन पर, और वे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 1948 पूछा जा सकता है परीक्षा में, याद रखिए। राइट बच्चों, तो इस तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। आयोग को वित्तीय अनुदान, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और समन्वय बनाए रखने जैसे कई कार्य सौंपे गए। बच्चों, इसकी कार्यप्रणाली की बात करें, यानी मेथड ऑफ फंक्शनिंग जो गठन किया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, इसके अगर फंक्शन की बात करें, मेथड ऑफ फंक्शनिंग की बात करें, राइट, इसे हम समझने वाले हैं। तो बच्चों, आयोग ने पंचवर्षीय पद्धति को स्वीकार किया। इसके अलावा
विश्वविद्यालयों के अनुदानों को स्वीकृत कर उनका वितरण करने का कार्य आयोग ने सरकार की ओर से प्रारंभ किया। यस बच्चों, आगे हम समझने का कार्य करेंगे। हम कार्यप्रणाली की बात करें यानी मेथड ऑफ फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालयीन शिक्षा नियोजन पाठ्यक्रम में सूत्रबद्धता, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें बच्चों, ये उच्च शिक्षा के संदर्भ में किस तरह से उसे और आगे बढ़ाया जाए, यानी उसकी जो योजनाएं थी उस योजनाओं को किस तरह से क्रियान्वित करना, उसे पूरा करना और उपक्रम को आगे बढ़ाए रखना, इस तरह का कार्य सौंपा गया था। यानी मेथड ऑफ फंक्शनिंग की बात करें, सामने मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई यूनिवर्सिटी या मुंबई विद्यापीठ की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये उसका एक भाग आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं मुंबई विद्यापीठ, अगर भी खूबसूरत विश्वविद्यालयों की बात करें तो उसमें एक यस। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसी संदर्भ में हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राइट। तो NCERT की बात कर रहे हैं, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, बहुत ही चर्चित नाम है और 1 सितंबर 1961 को दिल्ली में इस संस्थान की स्थापना की गई, राइट। तो ध्यान रखिए 1 सितंबर 1961 को दिल्ली में NCERT, बच्चों बहुत चर्चित नाम है। NCERT एक संस्थान है और बच्चों तमाम अगर परीक्षाओं की बात करें बच्चों, यस, तो आयोजित करने का काम करता है NCERT। तो इस तरह से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यस, 1 सितंबर 1961। केंद्र सरकार को विश्वविद्यालयीन शिक्षा के विषय में सर्वांगीण नीतियों के संदर्भ में शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग देना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है, राइट। तो NCERT का उद्देश्य बच्चों आपने सुना कि विद्यालयीन शिक्षा के विषय में सर्वांगीण नीतियों के संदर्भ में और शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में इसका जो योगदान है, राइट, जरूरी है। और इस संस्था के जो है, इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है कि इसे प्राप्त करना है। ये शैक्षिक योजनाएं के कार्यान्वयन की हम बात करें या विद्यालयीन शिक्षा के विषय में या सर्वांगीण नीतियां जो बनाई जाती है शिक्षा के संदर्भ में, इस बच्चों ये आपको ध्यान रखना। इस तरह से शिक्षा से संबंधित या अनुसंधान, शोध कार्य, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, शैक्षिक कार्यक्रम, शालेय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की पुनर्रचना आदि का उत्तरदायित्व NCERT को सौंपा गया है, राइट। ध्यान रखिए शालेय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की पुनर्रचना आदि के उत्तरदायित्व NCERT को सौंपा गया है, राइट बच्चों। तो इस संस्थान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से शालेय पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई है, ये ध्यान रखना है। आइए इसी संदर्भ में और हम बात करते हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं NCERT की, राइट। तो शिक्षा से संबंधित अनुसंधान कार्य जो लगातार शोध कार्य जारी रहते हैं, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, शैक्षिक कार्यक्रम, शालेय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की पुनर्रचना, तो इस तरह का जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, वो NCERT को सौंपा गया है। तो बच्चों इसी क्रम में हम देखेंगे जिस राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, तो 1986 की अगर हम बात करें बच्चों, इसके पहले हम देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र राज्य के लिए महाराष्ट्र राज्य में जो शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद MSCRT, जिसे स्टेट के लेवल की बात करें बच्चों, तो जो काम करता है महाराष्ट्र में, ये MSCRT नामक संस्था की स्थापना की गई और ये स्थापना 1964 पुणे में की गई, 1964 में, राइट, ध्यान रखिए। तो बच्चों इसका भी उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना, शिक्षकों के लिए सेवांतर्गत प्रशिक्षण का आयोजन करना तथा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के संदर्भ में प्रशिक्षण देना। 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की परीक्षाओं के बाद विद्यार्थी कौन कौन से व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुने, उसके लिए मार्गदर्शन करने का काम ये करता है। और इसके अलावा बच्चों इस संस्थान द्वारा जीवन शिक्षण नाम की पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है। बच्चों हम MSCRT की बात करें जो कि ये 1964, ध्यान रखें, और पुणे में, राइट, महाराष्ट्र के पुणे में।
तो चलिए बच्चों, हम राष्ट्रीय शैक्षिक नीति की बात कर लेते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात कर लेते हैं। और इस नीति के अनुसार बदलते समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में मौलिक परिवर्तन लाए गए। तो बच्चों, इस नीति के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए एक न्यूनतम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सुझाया गया। और इस नीति के अनुसार यह अपेक्षा की गई कि भारत के सभी विद्यार्थियों को एक समान शैक्षिक अवसर प्राप्त हो। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि जो नीति ये तय की गई कि कम से कम इस नीति के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए एक न्यूनतम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सुझाया गया। तो राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 एक चर्चित नीति की बात करें, जब शैक्षिक नीति की बात होती है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की, राइट। और इस नीति के अनुसार अपेक्षा यह भी की गई कि भारत के सभी विद्यार्थियों को एक समान शैक्षिक अवसर प्राप्त हो। तो इस तरह से बच्चों, राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की बात कर रहे हैं। बच्चों, राष्ट्रीय शैक्षिक नीति वर्ष 1986 का प्रभावशाली कार्यान्वयन होने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कृति कार्यक्रम तैयार किया गया। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 1988 ये तैयार किया गया। तो राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की बात करें। यस बच्चों, प्रत्येक राज्य की अपनी सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में लचीलापन लाने के अवसर। यस, जरूरी इस बात की थी कि चूंकि जो बच्चों सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं के अनुसार जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया गया, उसमें लचीलापन लाने के लिए अवसर रखा गया है। क्योंकि बच्चों, यस, हर राज्यों की अपनी सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक जो आवश्यकता है, उसके अनुसार लचीलापन जरूरी था और उसके लिए ये लचीलापन रखा गया है। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, उपग्रह का उपयोग यानी यूज ऑफ ए सैटेलाइट, यस, इसकी हम बात करेंगे। वर्ष 1975 में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपग्रह का उपयोग करने में सफलता मिली। इस बच्चों 1975, तो देखिए जो उद्देश्य था, यस, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपग्रह जो सैटेलाइट्स हैं, इनका उपयोग सफलतापूर्वक 1975 में शुरू किया गया। इस बच्चों, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसका नाम है एजुसैट उपग्रह। एजुसैट उपग्रह स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों SITE यानी सैटेलाइट इस इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, SITE, राइट। ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि SITE क्या है। तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, राइट। तो इस तरह से बच्चों ये ध्यान रखना है और यह प्रयोग किया गया और यहीं से उपग्रह के माध्यम से शिक्षा प्रणाली अवधारणा आगे आई। और इस उपक्रम के लिए बच्चों अमेरिका ने भारत को सहयोग दिया था, राइट। इस तरह के कार्यक्रम की बात करें और इसी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जो सुविधा की बात करें, सुविधा उपलब्ध कराना संभव हो पाया, राइट। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं उपग्रह का जो उपयोग किया गया, यानी एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें बच्चों, एजुकेशन सिस्टम में जो अगर हम सैटेलाइट की बात करें उसका उपयोग किया और इसमें किस तरह से अमेरिका ने भारत का सहयोग किया था और इसी के माध्यम से ही ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध हो पाई, राइट। तो ये इस एजुसेट उपग्रह की बात कर रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, तो आज पार्ट 1 में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आइए अभ्यास कर लेते हैं हमने अब तक जो अध्ययन किया। तो चलिए, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले शिक्षा मंत्री बने, तो आपको याद करना है कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो पहले शिक्षा मंत्री कौन बने। आपके पास 4 विकल्प हैं। अ जवाहरलाल नेहरू, ब सरदार वल्लभ भाई पटेल, क भीमराव अंबेडकर या ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद कीजिए बच्चे, हमने चर्चा की थी। यस, मुझे लगता है कि आपका उत्तर आ गया होगा, राइट। तो चलिए अपना उत्तर आप चेक कीजिए, क्या आप सही हैं। यस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी ड। यस, तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले शिक्षा मंत्री बने
मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस बच्चों ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तमाम विद्यार्थियों ने सही उत्तर समझ लिए होंगे। आइए स्क्रीन पर एक और देखते हैं प्रश्न। वर्ष में किस वर्ष में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया? तो बच्चों आपको बताना है वर्ष। 4 वर्ष आपके सामने है, 1964, 1988, 1994 या 2014। इस बच्चों तो आपको पहचानना है कि किस वर्ष में 1964, 1988, 1994 या 2014, यानी किस वर्ष में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। राइट, आपको याद आ गया होगा बच्चों। यस, तो मिलाइए अपना उत्तर 1964। राइट, यस बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा। तो ये वर्ष था 1964, 1964। चलिए आगे ध्यान दीजिए बच्चों, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए एक और प्रश्न। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1948 में केंद्र सरकार ने डैश की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। राइट, आप याद कीजिए बच्चों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में केंद्र सरकार ने डैश किसकी अध्यक्षता में? 4 विकल्प आपको मिलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो याद कीजिए बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में 1948 में जो केंद्र सरकार ने डैश किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। यस बच्चों, तो तमाम विद्यार्थियों को उत्तर याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली करिए। राइट, तो देखिए कितने विद्यार्थियों ने सही किया। ब यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बच्चों ये 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। राइट, तो चलिए तमाम विद्यार्थियों ने सही उत्तर पहचान लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, स्क्रीन पर आपके सामने अभी कथन आएगा और कथन बताइए सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना भी है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। तो क्या ये कथन सही है? याद कीजिए, ये कथन सत्य है या असत्य? यस, तो बच्चों आपने पहचान लिया होगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। ये कथन सत्य है, यानी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। स्क्रीन पर और एक कथन देखेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखिए। वर्ष 1988 में केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए खड़िया श्यामपट्ट, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हमने इसकी चर्चा की थी, उसकी योजना शुरू की। तो याद कीजिए, क्या ये कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थी मुझे लगता है कि उत्तर अपना समझ चुके होंगे। तो मिलाइए, आपका उत्तर क्या है? यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। 1988 में 1988 में केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए खड़िया श्यामपट्ट यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की थी। आइए देख लेते हैं लास्ट में एक और कथन। तो स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानना है। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। वर्ष 1946 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP की शुरुआत की गई थी। यस, याद कीजिए 1946। तो क्या ये कथन सही हो सकता है? याद कीजिए, 1946 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP शुरू किया गया। क्या ये कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर पहचान लिया होगा। यस, ये असत्य है, ये कथन गलत है। तो 1946 में नहीं बच्चों, याद कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1946 यानी 1946। तब तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। राइट, तो किस तरह जो है प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP कैसे शुरू किया जाता? राइट, ये सही था उत्तर बच्चों, यानी जो सुधार करके लिखना है आपको। वर्ष 1994 1994 में
प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP की शुरुआत की गई। इस बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने समझ लिया है पार्ट 1। पार्ट 2 में आगे हम फिर मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए खूब मेहनत कीजिए।